नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राजकीय बुलावे पर अमेरिका में हैं। ये भविष्य के बहुत बड़े परिवर्तन का दिन भी है। इसकी पृष्ठभूमि में अंदर चलते हैं। 1991 में हमने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूंजीपतियों के लिए खोले। क्यों खोल दिए, सारा देश जानता है। मित्रों, 1947 से लेकर 1990 तक सिर्फ 43 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। याद करें उन दिनों को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सोना गिरवी रखने के लिए हवाई जहाज में सोना लादकर जमा कराने गए थे। आज आपको याद दिला रहा हूं। उस कारण पूंजीपतियों के लिए हमने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए और उस दिन से लेकर आज तक 30 साल में अमेरिका की बहुत सी कंपनियां माला माल हो रही हैं। पिछले 5 सालों में विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों का मुनाफा 80% बढ़कर 56 अरब डॉलर हो चुका है। मल्टीनेशनल कंपनियां 3 तरीके से भारत को लूटती हैं। भारत बहुत बड़ा बाजार, इसके अंदर वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं। ब्रांडिंग के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लाखों करोड़, मैं ये बात कर रहा हूं, लाखों रुपए नहीं, लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। भारत के अंदर पूंजी निवेश करके जितनी पूंजी 1991 में लगाई थी उस समय 23 रुपए का डॉलर था। अब क्योंकि दुनिया का व्यापारिक लेन देन डॉलर में होता है, इसे देखते हुए मल्टीनेशनल कंपनी जब चाहें डॉलर की कीमत बढ़ा देते हैं, रुपए की वैल्यू घटा देते हैं। याद रखिए मित्रों, जब देश आजाद हुआ तब $1 1 रुपए का था। आज $1 की कीमत 83 रुपए है। दूसरा काम, यहां कंपनियों ने रह करके मुनाफा कमाया, उसका प्रॉफिट चला गया डॉलर के अंदर। तीसरा सबसे बड़ा काम वो क्या करते हैं मित्रों, भारत की शेयर मार्केट पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में है। अमेरिका के व्यापारी भारतीय शेयर मार्केट को कंट्रोल करते हैं। जब चाहते हैं जिस कंपनी का शेयर गिरा देते हैं, जब चाहते हैं मार्केट को उठा देते हैं, जब चाहते हैं मार्केट को गिरा देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना महामारी। जरा कल्पना कीजिए, 2020 में जब कोरोना महामारी ने कोहराम मचाया, उस समय भारत का BSE शेयर इंडेक्स 30,000 के आसपास था। उसके बाद ये बढ़ना शुरू हुआ, 50,000 60,000 तक पहुंचा और बाद में आज की तारीख में 63,000 के आसपास है। आप जरा कल्पना कीजिए, कोरोना के समय में जब सारी दुनिया के अंदर लाशें बिछी थी, जब सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, जब पूरी दुनिया बदहाली में जी रही थी, सेंसेक्स इंडेक्स 30,000 की जगह 60,000 हो गया। जरा कल्पना कीजिए, दुनिया के कौन से कारखाने चल गए, दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था चल गई, दुनिया की किस कंपनी ने वो मुनाफा कमा लिया। मित्रों, कोरोना के बाद जब सेंसेक्स 30,000 से 60,000 हुआ, यानी पूंजीपतियों की पूंजी डबल हो गई बिना किसी कारण के। उसके बाद दुनिया महंगाई से जूझ रही है। इस बात को अंडरलाइन करके चलें। मैं भारत के प्रधानमंत्री को श्रेय देना चाहता हूं कि उन्होंने किसी हद तक भारत में महंगाई को काबू करने में सफलता पाई है, किंतु बाकी दुनिया भयंकर महंगाई से जूझ रही है, जिसमें अमेरिका और इंग्लैंड शामिल हैं। जब चाहते हैं शेयर मार्केट को ऑफ करते हैं। कैसे? अपना एक भारत का एग्जाम्पल है 1992 का हर्षद मेहता कांड ने इसी प्रकार से शेयर मार्केट का गुब्बारा भर के शेयर मार्केट को ऊपर उठाया था, याद होगा आपको। और फिर जैसे उसका गुब्बारा फूटा, धड़ाम से शेयर मार्केट नीचे आ गई। पता नहीं देश का कितना व्यापारी, कितना शेयर होल्डर कंगाली की कगार पर चला गया। आज वैसा ही कुछ खेल हुआ और उसका एक एग्जाम्पल है
अडानी समूह। अडानी जब विश्व के दूसरे नंबर का आदमी बना, जैसे ही घोषणा हुई, हिंडनबर्ग लेकर आगे अमेरिका की कंपनी अपनी एक रिपोर्ट लेकर के और धड़ाम से नीचे गिरा दिया, उसको धराशायी कर दिया। एक और एग्जाम्पल देता हूं, यदि कोई भारतीय व्यापारी पनपने लगे तो ये पूंजीपति उसे खरीदने में देर नहीं लगाते। $16 बिलियन में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट की 77% शेयर होल्डिंग खरीदी। क्यों? फ्लिपकार्ट अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था, ऊंची बोली लगाई और उसको हथिया लिया, ताकि अमेरिका के अमेज़न जैसी कंपनी का वर्चस्व बना रहे, वॉलमार्ट का वर्चस्व बना रहे, भारत के अंदर वो कमाता रहे रिटेलिंग से। एक सिंपल सी बात, हमारे अध्यापक ट्यूशन करते हैं, उन ट्यूशन करने वाले अध्यापकों में दिल्ली के आकाश इंस्टीट्यूट ने पिछले 20 साल में 25 साल में अच्छा नाम कमाया। अब अमेरिका के व्यापारियों को, धन्ना सेठों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने अति लोभ दिया आकाश इंस्टीट्यूट के मालिकों को। $950 मिलियन, लगभग 20,000 करोड़ रुपए में आकाश इंस्टीट्यूट को बायजूस ने खरीद लिया। मैं ये सारा विषय आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि 1991 में हमने साहूकार से कर्ज लिया, जैसे किसी बनिया किसी से कर्ज लेता है। आपको मदर इंडिया फिल्म याद हो गई कि किस प्रकार से उसके अंदर व्यापारी मक्खी चूस टाइप का बनिया और किसान को निचोड़ता है। वह स्थिति अमेरिका भारत के अर्थव्यवस्था को निचोड़ रहा है। आज 30 साल के बाद क्या राष्ट्र को विचार करने की जरूरत नहीं है कि हमने जिन पूंजीपतियों के भरोसे इस देश को छोड़ दिया, क्या उससे बाहर निकलने का विचार नहीं करेंगे? भारत की अर्थव्यवस्था पहले $2 ट्रिलियन थी, अब $3.6 ट्रिलियन है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। मित्रों, अमेरिका की इकोनॉमी $23 ट्रिलियन पे खड़ी है। अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो अमेरिका भारत के मुकाबले में $112 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे है, क्योंकि अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, भारत की आबादी 140 करोड़ है। अमेरिका के पास भारत से 3 गुना धरती है, 3 गुना धरती है, प्राकृतिक संसाधन है हमसे ज्यादा कमाने के लिए। भारत आज दुनिया के व्यापार का अड्डा बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? ब्रांडवाद पे पैसे फेंको और जम करके लूटो। आईपीएल के अंदर जो चेयर गर्ल नचाई जाती है, नाचती हैं, वो आपकी कीमत पर नाचती है बंधुओं। आईपीएल के एक एक प्लेयर की करोड़ों में बोली लगती है, वो आपकी जेब से निकलता है। आईपीएल क्रिकेट मैच के 20 ओवर के मैच में 10 विकेट गिरती हैं। 20 ओवर वो होता है आगे पीछे 10-10, 20-20 सेकंड के एडवर्टीजमेंट के स्लॉट, 10-10 लाख रुपए का, 5-5 लाख रुपए का एक स्लॉट बिकता। ब्रांडवाद का एक ही एग्जाम्पल बहुत है। कोक या दूसरे जितने भी शीतल पदार्थ के नाम से बिकते हैं बाजार में, वो ड्यू होगा, वो 7 अप होगा, वो पेप्सी कोला होगा। आप जरा ध्यान से पढ़िए उनके लेबल पर, सब पे लिखा है इट कंटेन्स कैफीन एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। अब जरा विचार कीजिए, इसमें कौन सी चीज ठंडा ठंडा कूल कूल है भाई? अगर हम इसको फ्रीज करने से निकाल दें, फ्रीजर में ना रखें, तो दुनिया का कोई वैज्ञानिक मुझे बता दे कि दुनिया के किस कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा क्या क्या ठंडा ठंडा कूल कूल है जिसकी एडवर्टाइजमेंट बिकती है। हमारी यंग जनरेशन जिसको के बिना खाना नहीं खा सकती, उसको के अंदर है क्या और बदले में हमने छोड़ा क्या? नींबू की शिकंजी छोड़ी जो मुफ्त में बनती है घर में, किसी ब्रांडवाद की जरूरत नहीं है। दही की लस्सी छोड़ी, छाछ छोड़ी, बादाम की ठंडाई छोड़ी, रूअफ़ज़ा का शरबत छोड़ा, चंदन का शरबत छोड़ा। कितनी पौष्टिकता मिलती थी उन चीजों से। और आज देहात का आदमी भी ये सोचता है कि मैं कोक पी करके बहुत बड़ा आदमी बन गया। हमें इस मानसिकता से निकलने की जरूरत है। भारत को भारत समझना होगा। आज
जब हम विदेश नीति की चर्चा कर रहे हैं तब हमें विचार करना होगा कि 1962 में चीन के युद्ध के बाद भी हमारी पूरी विदेश नीति तटस्थ रहते हुए भी साम्यवाद की तरफ झुकी हुई थी। मित्रों, जब अपना देश आजाद हुआ तब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का झुकाव साम्यवाद की तरफ था। उसको हम ये भी कह सकते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया। पंचशील का सिद्धांत हाथ में लेकर के दुनिया में गए। भारत में चाओ माओ हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। भारत की सड़कें चीन से गुंजायमान हो गई। भारत की विदेश नीति उस समय पिट गई जब पंचशील के सिद्धांत होते हुए और हिंदी चीनी भाई भाई के सड़कों पे नारे लगने के बावजूद 1962 में भारत की सीमाओं पर चीन ने आक्रमण कर दिया। उसी समय देश को संभल जाना चाहिए था। आज तक हमारे राजनेता ये समझ नहीं पाए कि हम गुटनिरपेक्ष हैं दुनिया में तो कैसे हैं और नहीं हैं तो कैसे हैं। चीन से मात खाने के बावजूद हम सोवियत संघ के खेमे में बैठे रहे। इसके विरोध में अमेरिका ने पाकिस्तान को गोद में बिठा लिया। 1965 में कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण इस बात को दर्शाता है कि किस कदर अमेरिका ने पाकिस्तान को सहयोग दिया। हमारे सोवियत संघ का साथ देने से अमेरिका इतना बौखला रहा है इससे। जब सारी दुनिया में प्रत्यक्ष रूप से दो खेमे थे, एक पूंजीवादी अमेरिका का, एक साम्यवादी सोवियत संघ का, केवल भारत एक ऐसा देश था जो किसी खेमे में नहीं था। उसके बावजूद हम अपनी रक्षा जरूरतों का सारा सामान सोवियत संघ से खरीदते रहे। और जब सोवियत संघ बिखर के रूस में बदल गया तो हम रूस से खरीदने लग गए। इसके बावजूद 1965 के युद्ध में जब पाकिस्तान के साथ समझौते की बात आई युद्ध के बाद, तो लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर दबाव बना करके पाकिस्तान के फेवर में भारत को झुकाया गया और अपनी मर्जी का फैसला करवाया गया। परिणाम राष्ट्र के सामने है। लाल बहादुर शास्त्री रूस से ताशकंद से वापस नहीं आ पाए जिंदा। अमेरिका ने पहले दिन से पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा लिया। पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजित देश है और हम कितने उसके भुगत भोगी हैं ये पूरा देश जानता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अब 30 साल वो हमारे बाजार से पैसा कमा रहे हैं, तब हमारी राजनीति की हिम्मत नहीं हुई कि अमेरिका को कहे कि पाकिस्तान की मदद करना बंद करे। हमने रूस से जब S-400 मिसाइल सौदा किया तब अमेरिका ने आंखें तरेरी। मैं वर्तमान प्रधानमंत्री को इसका श्रेय दूंगा कि उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। यूक्रेन युद्ध के अंदर अमेरिका चाहता था भारत अमेरिका के पक्ष में खड़ा हो, लेकिन हमें अपने सस्ते कच्चे तेल के लिए रूस चाहिए था। हमने अपनी जरूरतों को पूरा किया, किंतु क्या हमें अमेरिका के साथ ये बार्गेनिंग पावर नहीं करनी चाहिए कि भाई भारत में व्यापार करना है, भारत के अंदर से आपको पैसा कमाना है। मित्रों, अमेरिका पूर्ण रूप से पूंजीवादियों का देश है। वहां पूंजीवादियों की सरकार है। उस सरकार का व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा हथियार बनाता है और वो हथियार सारे दुनिया को बेचना चाहता है। किस प्रकार से अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता है वो सबके ध्यान में है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि हमें अपनी नीतियों को दोबारा सोचना पड़ेगा। हमें इस पूंजीवाद के चक्कर से निकलना पड़ेगा। याद रखिए मित्रों, कोरोना महामारी के समय में देश के अंदर देश का 40% धन 1% अमीरों के पास रहा और अमीरों की संपत्ति 40% बढ़ी। मित्रों, भारत 140 करोड़ की आबादी का देश है। हमारे जीडीपी के पैमाने वो नहीं हो सकते कि हमने कितनी कार बेची और कितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेची। हमारे जीडीपी के पैमाने वो नहीं हो सकते कि हमारी इकोनॉमी किस रेट से ग्रो कर रही है। वो इकोनॉमी 10 से 20% जनसंख्या के लिए होगी।
देश की 80% जनसंख्या का उस इकोनॉमी से कोई सरोकार नहीं है। हमारी भारत की जीडीपी उस दिन ग्रो करेगी जिस दिन मेरे देश का नीचे बैठा हुआ व्यक्ति खुशहाल होगा, जिस दिन मेरे देश के आदमी को जिंदा रहने के लिए 5 किलो अनाज नहीं भेजना पड़ेगा, जिस दिन 80 करोड़ जनता को पेट भरने के लिए रोटी नहीं देनी पड़ेगी, जिस दिन मेरे राष्ट्र के अंदर चाणक्य की अर्थनीति चलेगी, जिस दिन मेरा देश चाणक्य के अर्थशास्त्र को अपनाने के बाद बात करेगा। आज अमेरिका चारों तरफ से घिरा हुआ है। मित्रों, 9/11 का आक्रमण अमेरिका को याद है। उसको करने का योजना बनाई थी ओसामा बिन लादेन ने। वो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला और अमेरिका ने उसको छुप करके मारा। इसके बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को गोद में बिठाए रखा। भारत के अंदर उसके धनपति पैसे कमा रहे हैं अमेरिका के, और वो अमेरिका पाकिस्तान को गोद में बिठा रहा है। जरा कल्पना कीजिए कि हमारी राजनीति इतनी पंगु हो गई, हम ये नहीं कह सकते उनको। कारण क्या है? अमेरिका के व्यापार में सैन्य सामान का बहुत बड़ा हिस्सा है। भारत अमेरिका से 11% सैन्य सामान खरीदता है, जबकि रशिया से हमारी 40 से 50% जरूरतें पूरी होती। यदि हम अमेरिका का माल खरीदने लग जाते तो शायद पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकते थे। और आज जब पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका की गोद से निकलकर चाइना की गोद में जा चुका है, तब यूक्रेन युद्ध के अंदर हमने जब रूस से S-400 सौदा किया, तब तुरंत अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देनी शुरू कर दी। मित्रों, अमेरिका के अंग्रेज में और इंग्लैंड के अंग्रेज में कोई भेद नहीं है। वही मानसिकता है जिस मानसिकता ने कभी इस देश में पाकिस्तान बनवाया था। हमें इस चक्रव्यूह से निकलना होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के प्रभावी नेता, आज उनके नेतृत्व में अगर हमने ये विचार नहीं किया कि हमने बनिए से कर्जा लिया, हमने मजबूरी में 91 में उनको बुलाया, अब 30 साल के बाद जहां जहां हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं, वहां से उन क्षेत्रों से उनको कैसे निकालें, इस योजना पर काम होना चाहिए। अमेरिका से दो टूक बात होनी चाहिए कि भारत में व्यापार करना है तो पाकिस्तान के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। अमेरिका पूरी तरह से पिट चुका है पाकिस्तान नीति में, अफगानिस्तान नीति में। अगर पाकिस्तान नीति उसकी कारगर होती तो वो चीन की गोद में नहीं बैठता। इन व्यापारी पेचों को समझना पड़ेगा। अमेरिका की सरकार अपने आप में कुछ नहीं है। एडम स्मिथ के ये कहने के बाद वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर के नागरिकों की संपदा ही किसी राष्ट्र की संपदा है। अमेरिका की सरकार पूरी तरह से अपने नागरिकों की संपदा के ऊपर आश्रित है, जो दुनिया भर में और अमेरिका के अंदर व्यापार करके पैसा कमाते हैं। हम जैसे उनको व्यापारिक हितों को छेड़ना शुरू करेंगे, वैसे ही सीधा होना शुरू हो जाएगा अमेरिका। हम मोटे तौर पर इस बात को समझें कि आज की तारीख में दुनिया की जितनी शक्तियां हो सकती हैं वो भारत की दुश्मन है, और हमें भारत आज सक्षम बना करके अपने पैरों पर खड़ा करना है। और हमें उस अंतिम आदमी को शक्तिशाली बनाना है, उसको अपने पैरों पर खड़ा करना है। उसकी खुशहाली में देश की जीडीपी की ग्रोथ है। हमें जीडीपी नापने के पैमाने बदलने होंगे। वो पैमाने नहीं चलेंगे जो एडम स्मिथ की इकोनॉमिक्स की थ्योरी में पढ़ाए जाते हैं। फिर कभी इस विषय पे आगे बात करेंगे। आज आपको एक भूमिका के तौर पर इस समय जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, मेरे मस्तिष्क में बात आई, अपने राष्ट्र की जनता के सामने सामान्य रूप से समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि विषय इतना जटिल है
कि 80-90% देश की जनता को ये समझ में ही नहीं आता कि हमारी विदेश नीति क्या है और क्या होनी चाहिए। ईमानदारी की बात यह है कि जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक हमारी विदेश नीति लाइन पर नहीं है। भले ही वर्तमान प्रधानमंत्री ने किसी हद तक अपनी बुद्धिमत्ता के कारण अपने नेतृत्व को स्थापित किया वर्ल्ड की राजनीति में, किंतु यह पर्याप्त नहीं है मित्रों। जब तक अमेरिका के अंदर बनने वाले आर्थिक समुद्र की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, वो आर्थिक समुद्र अमेरिका का नहीं भारत का होना चाहिए, और वो 80% जनता की समृद्ध होने से होगा। इस प्रकार की नीति के बारे में विचार करना पड़ेगा। आज इतना ही, धन्यवाद। वंदे भारत, जय श्री कृष्ण।